हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज, जो न्यू पैटर्न का टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि संस्कृति आईएएस का ये टेस्ट सीरीज है, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी। इसका जो समय है 3 घंटे का है और यहाँ पे पूर्णांक 200। तो एक क्वेश्चन जो है 200 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के और 140 प्रश्न आपके जीएस के। तो यहाँ पे पहले पार्ट में, इस टेस्ट सीरीज के पहले पार्ट में हमने प्रश्न संख्या 66 तक सॉल्व किया है। आज हम प्रश्न संख्या 66 से आगे और साथ ही हिंदी भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो आप लोगों को पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा, क्योंकि ये जो है इसका पहला पार्ट हमने सॉल्व कराया था, दूसरा पार्ट सॉल्व नहीं हुआ था, तो ये दूसरा पार्ट आज जो है सॉल्व हो रहा है। तो इसका जो पीडीएफ है शाम तक चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे पीडीएफ जो है अपलोड होता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी एक न्यूज़ और आप लोग सुन लीजिए कि कुछ खबर आ रही है कि शायद जून माह में जो आरक्षित डेट हैं, यानी कि जो कैलेंडर जारी हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उसमें जो डेटें आरक्षित हैं जून मंथ में, तो उसी में एग्ज़ाम कराने की व्यवस्था हो रही है कि जून मंथ में एग्ज़ाम करा लिया जाए आरओ का। तो अभी बीच में खबर आ रही थी कि दिसंबर में होगा, शायद सेंटर का कोई इशू हो रहा था। तो अभी जो है शायद ये चीज़ें हुई हैं कि जून में भी सेंटर की व्यवस्था हो जाए और आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाए। तो इसके लिए अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि पेपर हार्ड आने वाला है। और आप लोग जीएस जो है, जीएस में 85 काट पीट के माइनस मार्किंग भी ध्यान में रखिएगा, और साथ ही हिंदी में 55 इतना करिए, तब जाके आप लोग उम्मीद करिएगा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10 लाख तक फॉर्म पड़ा है, 400 समथिंग सीटें हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए समय को अब वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो कल के टेस्ट में हमने यहाँ पे पहले पार्ट में इसके प्रश्न संख्या 66 तक सॉल्व किया था। आज हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 67 से स्टार्ट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो हम हिंदी का सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश का नहीं। यदि आप लोगों को इंग्लिश में भी चाहिए टेस्ट सीरीज तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इंग्लिश में सॉल्व करा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों से ज़्यादा शक्तिशाली है। कारण क्या है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय एवं अंतिम अपीलीय न्यायालय के साथ नागरिकों के अधिकारों का गारंटर भी है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन एवं कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ आदि का उल्लेख है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय एवं अंतिम अपीलीय न्यायालय के साथ नागरिकों के अधिकारों का गारंटर भी है। इसलिए संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य अल्लादी कृष्णा अय्यर ने कहा था कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शामिल किया गया है? संथाली, कोकड़ी, नेपाली, डोगरी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो यहाँ पे 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नेकोम यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को जोड़ा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा। नेपाली को भी जोड़ा गया था और कोकड़ी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर लीजिएगा, नेकोम। 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेकोम को जोड़ा गया, जिसमें ने से नेपाली हो गया, यहाँ पे को हो जाएगा कोकड़ी का और माँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मणिपुरी का। तो यहाँ पे कोकड़ी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़े गए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साथ ही 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी संविधान में, वो कौन कौन सी थी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा।
ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किस वाद में भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में सबसे पहले जो है भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया था? तो ये किया गया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो शंकरी प्रसाद वाद कब का है? तो ये 1951 में आया था ये वाद। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में निर्णय जो है 5 अक्टूबर 1951 को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद में भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसी से संबंधित यहाँ पे पहला संविधान संशोधन भी जो है संविधान में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि प्रशीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकारिक निकाय है। कारण है कि इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं प्रशीमन आयोग के बारे में, और यहाँ पे इसके जो आदेश होते हैं इसको किसी भी न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए अब जानते हैं प्रशीमन आयोग के बारे में। तो प्रशीमन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। यह कार्य प्रशीमन आयोग द्वारा किया जाता है। प्रशीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकारिक निकाय है जिसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया गया है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत में इसका गठन अब तक कितने बार हुआ है? तो 4 बार हो चुका है, याद रखिएगा। अब आरओ या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है अभी यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है पिछली बार 2024 वाला, इसके प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा गया था कि अब तक कितनी बार जो है प्रशीमन का गठन हुआ है। तो अब तक 4 बार प्रशीमन आयोग का गठन हो चुका है। ये कब कब हुआ है? तो 1952 में, 1963 में और 1973 में और साथ ही 2002 में। तो 4 बार हुआ है। कब कब? 1952, 1963, 1973 और 2002 में। इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ भाषा संस्थान है और दूसरी तरफ इनका स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ पे इनको सुमेलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे भारतीय भाषा संस्थान दिया हुआ है। तो भारतीय भाषा संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय भाषा संस्थान जो है यह मैसूर में स्थित है, इसका पहला हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे केंद्रीय संस्कृत संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है, और केंद्रीय हिंदी संस्थान तो ये आगरा में स्थित है, और अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सब सीक्वेंस से सुमेलित हैं, 1 2 3 4 इसका सही कोट होगा। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इस प्रश्न को रट लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हर बार यहाँ से प्रश्न रहता है, इनको सीक्वेंस में लगाना रहता है और यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो पहला है GBK राव समिति, दूसरा है LM सिंघवी समिति, तीसरा है बलवंत राय मेहता समिति और चौथा है अशोक मेहता समिति। अब इन्हें काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है यह कब की है? तो ये 1957 की है, 1957। और फिर अशोक मेहता समिति तो ये 1977। और LM सिंघवी कब गठित हुई? तो ये जो है गठित हुई थी 1986 में, 1986 में। और GBK राव समिति ये कब गठित हुई? तो ये गठित हुई थी 1985 में। इनको इट इज ऐसे ही याद कर लीजिएगा, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986 और GBK राव समिति 1985। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगी, फिर उसके बाद आएगा अशोक मेहता समिति, और फिर आ जाएगा GBK राव समिति, और लास्ट में आएगा LM सिंघवी समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 1 2, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवन की रक्षा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है? तो यहाँ पे सुशासन का आधार स्तंभ इसमें से क्या नहीं है? तो धार्मिकता एवं भावुकता जो है ये सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है। अब जानते हैं कि
सुशासन के आधार स्तंभ कौन कौन है? तो सुशासन के आधार स्तंभ के रूप में जो है निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कानून का शासन, भागीदारी, समानता समावेशन, समता और समावेशिता, जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रभावशीलता और दक्षता और उत्तरदायित्व। तो ये सब किस के आधार स्तंभ हैं? तो ये सब सुशासन के आधार स्तंभ हैं। और इसमें क्या शामिल नहीं है? तो धार्मिकता एवं भावुकता जो है इसका आधार स्तंभ नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उपबंध हैं जिन्हें केवल आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन के पश्चात ही संशोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पे कौन कौन से इसमें ऐसे हैं जिसमें से आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का भी अनुमोदन लगता है? राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में संबंधित प्रावधान, किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन। तो इसमें किसमें जो है आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन आवश्यक है। तो इसके लिए जो है राष्ट्रपति का चुनाव और साथ ही संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान, इन तीनों के लिए जो है आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन के पश्चात ही इनको संशोधित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चौथे के लिए यहाँ पे आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि संविधान संशोधन जो है यह संविधान के 20 भाग में इसका प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद इसके लिए कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया है। दूसरा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल पहला, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, तो यहाँ पे ये कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया। पहला कथन तो यहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है कि द्वैध शासन, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। हाँ, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोचिंग संस्थान के द्वारा आंसर की दिया हुआ है उसमें पहला ही दिया है ऑप्शन ए, लेकिन 1935 जो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही द्वैध शासन जो है केंद्र में इस प्रणाली की शुरुआत की गई, जबकि 1919 में जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो यहाँ पे पहला कथन भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिया हुआ है देश, किस देश से ये संबंधित है? समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, तो ए का हो जाएगा चौथा। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो बी का हो जाएगा पहला। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा कनाडा का प्रावधान है ये। और साथ ही संसद की संविधान संशोधन प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से। कथन है 74वां संविधान संशोधन भारत के नगरीय स्थानीय शासन के कार्य प्रणाली में सुधार के रूप में एक आधार स्तंभ माना जाता है। कारण क्या है कि 74वें संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के निर्माण को प्रभावित किया, बिल्कुल सही है। भारत की शासन व्यवस्था का दर्शन प्रस्तावना में परिलक्षित होता है, बिल्कुल सही है। और साथ ही संविधान के आमुख को संविधान के लागू होने के साथ अपनाया गया, गलत है। राज्य प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी यहाँ पे सही है।
तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि संविधान के आमुख को संविधान के लागू होने के बाद जो है अपनाया गया था। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे तीनों कथन जो है वो सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो यह किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विधिक अधिकार है, ये कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ वीजा रहित आवागमन की सुविधा को समाप्त कर दिया है। तो ये जो है समाप्त किया गया है किस देश के साथ, तो ये म्यांमार के साथ समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ यहाँ पे पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इन अनइक्वल जो है किसकी पुस्तक है, तो ये स्वाति नारायण की पुस्तक हो जाएगी। और पोजीशन जो है किसकी है, तो ये S.A.S. ब्याट की पुस्तक है, यानी कि बी का हो जाएगा पहला। और चैवरती जो है ये किसकी पुस्तक है, तो ये हो जाएगी प्रणव वर्धन की। और सिल्क जो है ये आरती प्रसाद की पुस्तक है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 हवाई अड्डों का प्रस्ताव रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रस्तावित हवाई अड्डों की सूची में शामिल नहीं है। आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती या फिर सीतापुर। कौन इसमें शामिल नहीं है, तो सीतापुर इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ का सदस्य चुना गया है। किसको चुना गया, तो ये सदस्य जो है यह चुना गया है उमा शेखर को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ यहाँ पे देश है, दूसरी तरफ यहाँ पे है नवीनतम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। तो लाइबेरिया के राष्ट्रपति किसको चुना गया है, तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जो है कौन बनाए गए हैं हाल ही में, तो जोसेफ बोकाई बनाए गए हैं, जोसेफ बोकाई, जो कि चौथा हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा। ग्वाटेमाला के जो बनाए गए हैं या बर्नार्डो एरेवलो बनाए गए हैं, तो बी का हो जाएगा तीसरा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के कौन बनाए गए हैं, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के फेलिक्स त्सिसेकेडी बनाए गए हैं, त्सिसेकेडी। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा दूसरा। और डी अर्जेंटीना के, तो ये जेवियर मिलेई बने हैं अर्जेंटीना के। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने निसार उपग्रह के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्णय लिया है। तो निसार जो है इसको जानते रहिएगा, निसार जो है यह इसरो और नासा का संयुक्त प्रोग्राम है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नासा जो है, नासा और इसरो एक निम्न पृथ्वी कक्षा वेधशाला है, जिसे नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। यानी कि निसार जो है यह एक निम्न पृथ्वी कक्षा वेधशाला है, जिसे नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों का शीर्ष स्तरीय वार्षिक सम्मेलन है। दूसरा है कि इसका आयोजन भारत के नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जामरानी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जामरानी बांध परियोजना जो है यह स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जामरानी बांध परियोजना जो है यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा की सहायक नदी गोला पर जामरानी गाँव के पास एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। तो ये कहाँ पर स्थित है ये बांध, तो ये बांध जो है रामगंगा की सहायक नदी गोला पर ये बांध स्थित है उत्तराखंड के नैनीताल में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा टाटमाडा निम्नलिखित में से क्या है। तो टाटमाडा जो है यह क्या है, तो टाटमाडा जो है यह म्यांमार का सैन्य जुंटा है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला नाइट स्काई रीजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। अलास्का, ग्वांगझाऊ, न्यू साउथ वेल्स या फिर लद्दाख। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लद्दाख में, भारत के लद्दाख में जो है विश्व का पहला नाइट स्काई रिजर्व जो है यह स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति करता है। दूसरा है कि यह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल दूसरा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति करता है, तो राज्यपाल ही करता है। पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के पश्चात संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है कि दोनों सदनों में असहमति होने पर इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो यहाँ पे पहला कथन जो दिया हुआ है ये भी गलत है और साथ ही दूसरा भी गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं। साधारण विधेयक पर यहाँ पे जब कोई मतभेद होता है दोनों सदनों में, तब जाके यहाँ पे संयुक्त बैठक जो है बुलाई जाती है। न संविधान संशोधन विधेयक पर कोई संयुक्त बैठक होगी और ना ही धन विधेयक पर। तो इसको, इन दोनों को याद रखिएगा। साधारण विधेयक पर जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि जो विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकार द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो हैं पूर्व मंजूरी के पश्चात, तो गलत है ये भी, और दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ अधिनियम है और दूसरे तरफ दिया हुआ है प्रावधान। तो यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1892 में इसमें प्रावधान क्या है? तो विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति, विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति यानी कि चौथा। चार्टर अधिनियम 1853, तो इसमें क्या प्रावधान है? तो चार्टर अधिनियम 1853 में भारत परिषद का गठन हुआ था, तो बी का हो जाएगा दूसरा। भारत परिषद अधिनियम 1861, तो इसमें जो है कानून निर्माण में भारतीय भागीदारी हुई थी, कानून निर्माण में भारतीय भागीदारी यानी कि सी का हो जाएगा तीसरा। और भारत सरकार अधिनियम 1935, तो भारत राज्य सचिव परिषद की समाप्ति, तो डी का हो जाएगा पहला। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है। पहला है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा है कि सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त केंद्र राज्य सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के पात्र नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, यानी कि ये पुनः नियुक्ति के पात्र हैं। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। वाद दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है निर्णय। तो गोलकनाथवाद में क्या है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति से संबंधित निर्णय जो है या गोलकनाथवाद में है। तो ये ए का हो जाएगा पहला। केशवानंद भारती, तो मूल ढांचे का सिद्धांत। मिनर्वा मिल्सवाद में क्या है? तो मिनर्वा मिल्सवाद में मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों में पूरकता दिया हुआ है, यानी किसी का हो जाएगा तीसरा। और इंदिरा नेहरू गांधीवाद में क्या है? तो मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, और ऑप्शन ए में यहाँ पे सही कूट दिया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से। कथन है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। कारण है कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में समावेशी शिक्षा का अधिकार न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज के निर्माण का आधार है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें कार्यपालिका अपने लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर रहती है। दूसरा है कि राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होने के साथ साथ कार्यपालिका का भी मुखिया होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये जो है डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड से लिया गया है और साथ ही ये राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं, यानी कि राज्य की जो योजनाएं होती हैं ये इनको ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 39 का दिया हुआ है। तो समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क सहायता देना, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है यह हो जाएगा यहाँ पे। तो ए का हो जाएगा दूसरा। अनुच्छेद 41 में क्या है, तो अनुच्छेद 41 जो है काम करने का अधिकार हो जाएगा, बी का यहाँ पे चौथा हो जाएगा। अनुच्छेद 45 में, तो अनुच्छेद 45 में जो है क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 45 में यहाँ पे 14 वर्ष की आयु तक के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है और साथ ही अनुच्छेद 48 में तो कृषि एवं पशुपालन की वैज्ञानिक तकनीकी का प्रावधान है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 2-4-3-1, 2-4-3-1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ है पहला है कि यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। दूसरा है कि इसके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि इसके निर्वाचन में जो है राज्य विधानसभाओं के कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ जो है संसद के दोनों सदनों के यहाँ पे सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला यहाँ पे बिल्कुल सही है, पहला कथन यहाँ पे सही होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। दूसरा कारण है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए उसके, यानी कि 35 वर्ष से कम का कोई भी इंसान राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता, और साथ ही वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है अर्हित होना चाहिए, यानी कि उसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं और साथ भी व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन। तो इनमें से किन किन ने जो है उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, तो इसमें से M हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन, इन तीनों लोगों ने जो है उपराष्ट्रपति का पद कभी न कभी संभाला था। नीलम संजीव रेड्डी जो है यह निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ये उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कथन भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में सही नहीं है, तो पहला ही जो यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, ये गलत है, क्योंकि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है ये प्रधानमंत्री में निहित ना होकर करके राष्ट्रपति में निहित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है। पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है या है। पहला है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दूसरा है कि संघीय मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। तीसरा है कि कानून निर्माण से संबंधित प्रस्ताव के संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो कौन कौन सा इसमें से सही है, तो इसमें से जो है केवल तीसरा सही है, बाकी कोई भी कथन यहाँ पे दूसरा और पहला एवं दूसरा गलत है, सिर्फ तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात देश के प्रधानमंत्री बने। PV नरसिम्हा राव, HD देवेगौड़ा, नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई। तो इसमें से कौन कौन जो है पहले राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और फिर जो है प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पे ये चारों लोग जो है किसी न किसी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने हैं और फिर यहाँ पे ये
प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त चारों लोग, नरेंद्र मोदी जी को आप जानते ही हैं कि गुजरात से मुख्यमंत्री थे और यहाँ पे फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है ये प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो CSIR जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं पदेन, यानी कि चाहे कोई भी प्रधानमंत्री के पद पे रहेगा वो इसका अध्यक्ष होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तदर्थ समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक होती है। दूसरा कथन है कि प्रयोजन पूर्ण होते ही इन समितियों को विघटित कर दिया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता से निर्भरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ तो यहाँ पे अगर सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया है, बिल्कुल सही है। अगर सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, ये भी कथन सही है। अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो भी ये निर्भरता हो सकती है। सदस्य की निर्भरता यहाँ पे संसद द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सबके द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पहला है कि यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दूसरा है कि लोकसभा का विघटन होने पर अध्यक्ष को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है। याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक जो होती है इसको आहूत कौन करता है? तो आहूत तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता जो है इसकी जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पे जो दूसरा कथन दिया हुआ है कि लोकसभा का विघटन होने पर अध्यक्ष को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है, तो ये कथन गलत है। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो है कब तक पद पर बना रहता है? जब तक कि कोई दूसरा नियुक्त होकर के लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नहीं आ जाता, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसके द्वारा की गई सिफारिशें संबंधित राज्यों के लिए बाध्यकारी होती हैं। दूसरा है कि इसमें छठी अनुसूची से संबंधित राज्यों को शामिल किया गया है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जान लेते हैं क्षेत्रीय परिषद के बारे में। तो क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित संविधिक निकाय हैं। इस अधिनियम के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। इसके द्वारा की गई सिफारिशें संबंधित राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं बल्कि परामर्श प्रकृति की होती हैं। तो यहाँ पे बाध्यकारी दिया हुआ है, तो ये बाध्यकारी नहीं होती हैं, परामर्श के तौर पर यानी कि सलाहकारी होती हैं। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। साथ ही जो दूसरा दिया हुआ है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इन सभी परिषदों की अध्यक्षता जो है ये केंद्रीय गृह मंत्री करता है, जो कि वर्तमान में कौन है? तो अमित शाह जी हैं। तो ये इसके जो है अध्यक्ष होंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग अलग संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत प्रावधान किए गए हैं। अतः इनका किसी भी अनुसूची में उल्लेख नहीं है। तो क्षेत्रीय परिषद का किसी भी अनुसूची में उल्लेख नहीं है, जो कि यहाँ पे दूसरे कथन में छठी अनुसूची के बारे में दिया हुआ है। तो ये भी यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को अंतर्राज्य जल विवादों के न्याय निर्णय का अधिकार प्राप्त है? तो इसका अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 262 के तहत किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब यहाँ पे जो है एक तरफ अनुसूची है और दूसरी तरफ विषय दिया हुआ है। कितने युग्म यहाँ पे सही सुमेलित हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है दूसरी अनुसूची भत्ते एवं विशेषाधिकार बिल्कुल सही है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण
तो ये भी यहाँ पे सही सुमेलित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और 8वीं अनुसूची तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। चारों यहाँ पे सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाग, एक तरफ भाग दिया हुआ है, दूसरी तरफ विषय दिया हुआ है और इनको एक दूसरे से सुमेलित करना है। तो भाग 9 में क्या है, तो भाग यहाँ पे 9 दिया हुआ है और भाग 9 में जो है क्या प्रावधान है, तो भाग 9 में संघ और राज्यों के बीच, सॉरी ये भाग 9 नहीं, भाग 11 है, भाग 11 है। तो भाग 11 में क्या है, किसका प्रावधान है, तो भाग 11 में हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध। और भाग यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो भाग 14 में क्या है, तो भाग 14 में जो यहाँ पे प्रावधान है यह है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और साथ ही भाग 15, तो भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान है। और साथ ही भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है। तो यहाँ पे एकदम सीक्वेंस से दिया हुआ है 1 2 3 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ स्रोत है और दूसरी तरफ विशेषताएं दिया हुआ है, तो कौन से देश की कौन सी विशेषताएं हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनको सुमेलित करना है। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में विधि का शासन हो जाएगा, ब्रिटेन की विशेषता। अमेरिका की विशेषता क्या है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका की विशेषता है। साथ ही कनाडा की विशेषता क्या हो जाएगी, तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना, ये कनाडा की विशेषता है। और जर्मनी की विशेषता, तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी की विशेषता हो जाएगी। तो इसका जो सही कूट होगा यह 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है, 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। सूची 1 को में एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ विषय दिया हुआ है। संघ सूची, तो संघ सूची के तहत कौन सा विषय आएगा, तो जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है, बिल्कुल सही सुमेलित है। राज्य सूची जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या नियंत्रण जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण जो है यह समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि केंद्र भी इस पे कानून बना सकता है और राज्य भी इस पे कानून बना के जनसंख्या नियंत्रण कर सकता है। और साथ ही समवर्ती सूची सार्वजनिक स्वास्थ्य, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है ये राज्य सूची का विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। राज्य सूची शिक्षा, तो शिक्षा जो है यह भी समवर्ती सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट सही सुमेलित है, वो है ऑप्शन ए, बाकी तीनों गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कि लघुकरण के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। दूसरा कथन है कि परिहार के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदले बिना अवधि को कम कर दिया जाता है। तीसरा है कि विराम के अंतर्गत मूल सजा को विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे सही सुमेलित हैं। ये राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है, जिसका मतलब इसका विवरण कहाँ पे दिया हुआ है, तो संविधान के 72 में इसका विवरण दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति कैसी शक्ति है राष्ट्रपति की, तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ दिए हुए हैं उनके प्रावधान। तो यहाँ पे अनुच्छेद 73, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी कि ए का हो जाएगा। तीसरा अनुच्छेद 162, तो अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ है, तो बी का हो जाएगा पहला। अनुच्छेद 78, तो अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, यानी कि 78 का हो जाएगा सी का हो जाएगा चौथा। और अनुच्छेद 111, तो विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है, यानी कि डी का हो जाएगा दूसरा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उसका कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। दूसरा है कि उसे वेतन भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती हैं। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गणपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। दूसरा है कि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होने पर यह प्रधानमंत्री का दायित्व है कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसके लिए जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल
1, यानी कि पहला कथन तो यहाँ पे सही है, लेकिन जो यहाँ पे दूसरा कथन दिया हुआ है कि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा ना होने पर प्रधानमंत्री जो है यह कार्यवाही को स्थगित करता है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे गणपूर्ति या फिर कोरम वो कहलाता है जो कि एक मिनिमम संख्या होती है सदन को संचालित करने के लिए। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होने पर यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दें। तो यहाँ पे अध्यक्ष जो होंगे लोकसभा के लिए और सभापति जो होंगे यह राज्यसभा के लिए, तो इन दोनों लोगों का दायित्व है कि यदि कोरम जो है पूरा नहीं होता है, गणपूर्ति नहीं होती है, तो ये कार्यवाही को स्थगित कर दें। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में सदन की कार्यवाही हेतु भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर है। तो संविधान में सदन की कार्यवाही हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपबंध किया गया है, बिल्कुल सही है। पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य के सदन में मातृभाषा के प्रयोग का अधिकार दे सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है, पहला कथन कि संसद के प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल का उल्लेख औपचारिक साधन के रूप में किया गया है, तो ये यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि संसद की प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल अनौपचारिक साधन है और यहाँ पे औपचारिक दिया हुआ है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। और प्रश्न में चूंकि पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद के पहला घंटा जो है प्रश्नकाल का होता है, बिल्कुल सही है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, ये भी कथन सही है। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो इस प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। तो दूसरा कथन तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, बट पहला सही नहीं है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है यह लोकसभा में ही लाया जाता है, तो यहाँ पे राज्यसभा का कोई काम नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा का विघटन इससे नहीं होगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा का यहाँ पे विघटन होता है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रस्ताव है और दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रावधान। तो कटौती प्रस्ताव किससे संबंधित है, तो यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तो ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है ये किस लिए लाया जाता है, तो ये लाया जाता है अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लाया जाता है। और निंदा प्रस्ताव, तो निंदा प्रस्ताव जो है इसे स्वीकारने का कारण बताना जो है ये अनिवार्य होता है। धन्यवाद प्रस्ताव, तो प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है, और जब वो संबोधित कर देते हैं तो उसके बाद जो है धन्यवाद प्रस्ताव पास होता है। यदि ये धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होता है तो इसे बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। दूसरा है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। तीसरा है कि इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला एवं तीसरा। पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे धन विधेयक के बारे में बिल्कुल सही है, यानी कि इसे केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है, साथ ही इसे अध्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता होती है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। दूसरा कथन जो दिया हुआ है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, तो गलत है। इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो है ये धन विधेयक जो है ये राष्ट्रपति के पूर्व जो है पहले से ही अनुमति के, यानी कि पूर्व अनुमति से ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो इस पे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास इसे भेजा नहीं जा सकता। तो पहला एवं तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए ये देखना है कि कितने ग्रुप यहाँ पे सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 109, तो अनुच्छेद 109 यहाँ पे दिया हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, गलत है। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है, 112 में दिया गया है। अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक, गलत है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है, 117 में है। विनियोग विधेयक यहाँ पे 117 विनियोग विधेयक, तो ये भी यहाँ पे गलत है, सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, क्योंकि विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में इसका प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं इसके बारे में सही कथन चुनिए। पहला है कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, बिल्कुल सही है, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा। दूसरा है कि इसकी कार्यवाही राज्यसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित की जाती है, तो यहाँ पे दूसरा कथन सही नहीं है, सिर्फ पहला सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, न कि राज्यसभा की, तो पहला यहाँ पे सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा, तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल एक, क्योंकि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री करवाता है, तो प्रधानमंत्री ना करवा के यहाँ पे राष्ट्रपति इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा, तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है या है। पहला है कि भारित व्यय के संबंध में भारत में मतदान का प्रावधान नहीं है, और दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन संचित निधि से व्यय है, संचित निधि के भारित व्यय हैं, तो कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे केवल ए सही है, बी यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन विषयों के संदर्भ में राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाना, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, धन विधेयक, तो किन में जो है राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त है, तो इसमें से जो है राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाना, इस पर राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त है, और साथ ही अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना आर्टिकल 249 के तहत, इस पर भी राज्यसभा को विशेष जो है शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि धन विधेयक पर ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, तो यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आए थे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकंठ पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, तो यहाँ पे पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो ये बन गई हैं प्रेरणा देवस्थली, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में सर्वोच्च स्थान निम्नलिखित में से किस देश ने हासिल किया है, तो ये सर्वोच्च स्थान जो हासिल किया गया है ये डेनमार्क के द्वारा हासिल किया गया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन नाम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है। पहला है कि इसका आयोजन युगांडा की राजधानी कंपाला में किया गया। दूसरा है कि इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना है, तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन कौन से यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है, तो यहाँ पे सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड जो घोषित हुआ है यह एप्पल हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस उपग्रह को इसरो द्वारा PSLV C58 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। दूसरा है कि इसके मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन यहाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा देश बना है, पहला देश कौन सा है, तो पहला देश अमेरिका हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो ये प्रमाणित किया गया है केप वर्दे को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है, फायरवर्ड पेरुमल मुरुगन, हुरदा अथर्व पंडित, द कमिंग वेव विवेक देवराय, मैडम कमिश्नर मीरन चड्ढा, तो कौन सा इसमें ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है, तो जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, द कमिंग वेव। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि विवेक देवराय, तो द कमिंग वेव जो है यह मुस्तफ़ा सुलेमान की पुस्तक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, GI टैग प्राप्त वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। वस्तु है, दूसरी तरफ राज्य है, खजूरी गुड़
उत्तर प्रदेश, आदि केकिर अरुणाचल प्रदेश, कोरियल साड़ी पश्चिम बंगाल, कच्ची खरेक गुजरात। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो खजूरी गुड़ दिया हुआ है ये उत्तर प्रदेश का, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि खजूरी गुड़ जो है यह उत्तर प्रदेश का नहीं है। बाकी यहाँ पे आदि केकिर अरुणाचल प्रदेश का है, कोरियल साड़ी जो है यह पश्चिम बंगाल का है, और कच्ची खरेक जो है यह गुजरात का है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ पे जो खजूरी गुड़ है ये उत्तर प्रदेश का ना होकर के उड़ीसा का है। उड़ीसा का ये जी वो है गुड़ है जिसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संस्था है और दूसरी तरफ वर्तमान अध्यक्ष इनके दिए हुए हैं। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसके कौन है? तो इसके अनिल लोहाटी हैं। फिक्की के अनीस शाह हो जाएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संजीव खन्ना जी हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही कोट हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, और 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 140 प्रश्न जीएस के जिनको हमने सॉल्व किया। आइए अब चलते हैं और सॉल्व करते हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर, और ये भी बिल्कुल संस्कृति IAS का ही यहाँ पे पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हिंदी को भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। व्यभिचारी, सदाचारी, छली, बलि, निष्काम, सकाम, करुण, निष्ठुर। तो कौन सा यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है? तो छली का जो यहाँ पे बलि दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि छली का जो यहाँ पे विलोम होगा निश्चल हो जाएगा। निश्चल इसका सही विलोम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उत्तम शब्द का विलोम है। उत्तम शब्द का विलोम क्या होगा? तो उत्तम शब्द का विलोम अधम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? अनुपकार, अपकार, तरल, ठोस, कर्कश, मधुर, कठिन, सरल। तो यहाँ पे कौन सा जो है विलोम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुपकार का जो अपकार दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। उपकार का यहाँ पे उपकार का सही विलोम अपकार होगा। उपकार इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें जो शब्द हैं ये एक दूसरे के विलोमार्थक हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम होगा। तो प्रत्यक्ष का सटीक विलोम परोक्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समास शब्द का विलोम है। तो समास का विलोम क्या हो जाएगा? तो समास का विलोम हो जाएगा व्यास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृषण का विलोम है। तो मृषण का जो विलोम होता है यह रुक्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया गया है। मलिन का यहाँ पे विलोम निर्मल हो जाएगा। स्वप्न का विलोम जागरण हो जाएगा। तो और यहाँ पे मृषण का विलोम जानते रहिएगा रुक्ष होगा। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ऋजु, वक्र, कर्कश, मधुर, ऐहिक, लौकिक। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऐहिक का जो लौकिक दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि लौकिक का सही विलोम अलौकिक होता है। ऐहिक का जो सही विलोम हो जाएगा यह पारलौकिक होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द है। मृदुस्वर, कटुभाषी, बधिर, वाचाल। तो मूक का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो मूक का जो सही विलोम होगा यहाँ पे यह हो जाएगा वाचाल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। साथ ही कटुभाषी का जो विलोम होगा यह हो जाएगा मृदुभाषी। कटुभाषी का विलोम हो जाएगा मृदुभाषी, और मृदुस्वर का विलोम हो जाएगा कटुस्वर, और बधिर का हो जाएगा अबधिर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यौवन का विलोम शब्द है। तो यौवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे यौवन का विलोम शब्द हो जाएगा जरा। जरा मतलब क्या होता है? तो जरा मतलब होता है बुढ़ापा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। तो जंगम का सटीक विलोम क्या होगा? तो जंगम का सटीक विलोम हो जाएगा अस्थावर। ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। स्थूल का सही विलोम हो जाएगा सूक्ष्म, और इसका विलोम तन्वी भी होता है। साथ ही स्थिर का विलोम अस्थिर हो जाएगा, और भयावह का विलोम हो जाएगा भय मुक्त। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा।
उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अनुच्छिष्ट। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सृष्टि शब्द का सटीक विलोम है। तो सृष्टि शब्द का सटीक विलोम क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा प्रलय। ऑप्शन बी में है, बी सही आंसर हो जाएगा। साहचर्य का शब्द का सटीक विलोम क्या है? तो साहचर्य का सही विलोम जो होगा यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अलगाव। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी असहयोग का सही विलोम सहयोग हो जाएगा। वैमनस्य का सही विलोम सौमनस्य हो जाएगा। तो यहाँ पे साहचर्य का सही विलोम अलगाव होगा। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रछन्न शब्द का सटीक विलोम है। तो प्रछन्न का सटीक विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रछन्न का सटीक विलोम प्रतिपन्न हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। साथ ही प्रत्यक्ष का विलोम जो है अप्रत्यक्ष हो जाएगा, और परोक्ष भी इसका विलोम होगा। अप्रतिबद्ध यहाँ पे, तो प्रतिबद्ध जो है अप्रतिबद्ध का विलोम हो जाएगा। साथ ही गौड़ का विलोम हो जाएगा प्रमुख। तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुखर शब्द का सटीक विलोम है। मुखर शब्द का सटीक विलोम क्या हो जाएगा? तो मुखर शब्द का सटीक विलोम मौन हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। स्तुत्य, निंद्य, शीर्ष, तल, प्राधि, निरपराधि, अवशेष, अशेष। तो यहाँ पे इसका जो अशुद्ध युग्म हो जाएगा कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अवशेष का जो यहाँ पे अशेष लिखा हुआ है ये गलत है। अवशेष का विलोम यहाँ पे, अशेष का विलोम जो होगा यह हो जाएगा शेष, ना कि अवशेष। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। कौन सा यहाँ पे विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है? तो आवरण का अनावरण बिल्कुल सही है। आपत्ति का अनापत्ति भी सही है। दिगंबर का पीतांबर नहीं होगा, दिगंबर का श्वेतांबर हो जाएगा, श्वेतांबर। और दीर्घ का लघु यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन अशुद्ध युग्म है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म है। आवर्तक, अनावर्तक, ध्वंस, विध्वंस, गणतंत्र, राजतंत्र, आविर्भूत, तिरोभूत। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है? तो ऑप्शन बी में ध्वंस का जो विध्वंस दिया हुआ है ये गलत है। ध्वंस का जो यहाँ पे सही विलोम होगा निर्माण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। सृजन, संहार, यथार्थ, कृत्रिम, यथार्थ होगा ये, तामसिक, सात्विक, विहित, निहित। तो अशुद्ध युग्म कौन सा होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन डी। विहित का जो यहाँ पे निहित दिया हुआ है गलत है। विहित का विलोम हो जाएगा निषिद्ध, निषिद्ध ही इसका सही विलोम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म है। दृष्ट, विनीत, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, अपसरण, अभिसरण, उपार्जित, अनुपार्जित। तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध युग्म है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रत्यक्ष का जो अपरोक्ष दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष तथा अप्रत्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विपरीतार्थक नहीं है? अपेक्षा, अनुपेक्षा, आदृत, अनादृत, आसक्त, अनासक्त, अपचय, उपचय। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में जो ये दिया हुआ है अपेक्षा का अनुपेक्षा ये सही नहीं है। उपेक्षा का अपेक्षा यहाँ पे सही विलोम होगा। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? अवनत, उन्नत, रोपण, उन्मूलन, जागृत, निद्रा, जागृति, सुषुप्ति। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो जागृत का निद्रा दिया हुआ है ये सही नहीं है। जागृत का जो यहाँ पे सुषुप्ति हो जाएगा सही विलोम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा युग्म ऐसा है जो कि विपरीतार्थक नहीं है? तो ऑप्शन ए में भ्रांत का जो विश्रांत दिया हुआ है ये सही नहीं है, क्योंकि भ्रांत का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा निभ्रांत, निभ्रांत यहाँ पे। तो और बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? सौभाग्य, दुर्भाग्य, संकीर्ण, विकीर्ण, कृतज्ञ, कृतघ्न, विराग, अनुराग। तो यहाँ पे कौन सा जो है विपरीतार्थक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। संकीर्ण का विकीर्ण जो दिया हुआ है यह सही नहीं होगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा सही विलोम, विस्तीर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? सौम्य, उग्र, राग, द्वेष, इति, अथ, विरक्ति, संसक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। विरक्ति का जो यहाँ पे संसक्त दिया हुआ है ये सही विलोम नहीं है।
विरक्ति का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अनुरक्ति, अनुरक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? आगत, लागत, प्राचीन, अर्वाचीन, आद्य, अंत्य, आर्द्र, शुष्क। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। आगत को जो यहाँ पे लागत दिया हुआ है सही नहीं है। आगत का जो सही विलोम होगा अनागत हो जाएगा। क्या? अनागत, इस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो विग्रह का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुग्रह। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैमनस्य का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ये हो जाएगा सौमनस्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शत्रुता का विलोम जो हो जाएगा मित्रता हो जाएगा। कलह का विलोम जो हो जाएगा शांति हो जाएगा। और वियोजन का जो विलोम होगा यह हो जाएगा संयोजन। तो ऑप्शन बी प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। तो ये हो जाएगा खगोल। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षीण का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो क्षीण का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा क्या होगा? तो क्षीण का उपयुक्त विपरीतार्थक हो जाएगा पुष्ट। ऑप्शन बी सही आंसर। सहयोग का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो सहयोग का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा असहयोग हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर। अंत का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। अंत का उपयुक्त जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आदि। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आमिष का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। आमिष का जो विलोम होगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा निरामिष। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। याद रखिएगा, आमिष और सामिष ये दोनों समानार्थी हैं। आमिष मतलब भी होता है मांस खाने वाला और सामिष मतलब भी होता है मांस खाने वाला। और इसका जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा निरामिष। निरामिष मतलब जो मांस नहीं खाता है। आमिष का भी विलोम निरामिष होगा और सामिष का विलोम भी निरामिष हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिप्सित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो अनिप्सित शब्द का जो सही विलोम हो जाएगा इप्सित हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर। सुजाति का सटीक विलोम है। सुजाति का सटीक विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा, सुजाति का सही विलोम कुजाति होगा। जबकि अगर सजाति पूछेगा, सजाति का सही विलोम, तो ये विजाति हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निमीलन का सटीक विलोम है। निमीलन का सटीक विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उन्मीलन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पे याद रखिएगा उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। अवमूल्यन का सटीक विलोम हो जाएगा क्या होगा? तो अवमूल्यन का सटीक विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अधिमूल्यन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। परिमित का सटीक विलोम है। परिमित का सटीक विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमित। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अश्रांत का सटीक विलोम है। अश्रांत का सटीक विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा विश्रांत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे विश्राम दिया हुआ है तो विश्राम जो है परिश्रम का सही विलोम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गहरा का सटीक विलोम। तो गहरा का जो सटीक विलोम होगा उथला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कटु का सटीक विलोम है। कटु शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? तो ये मधुर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आलोक का सटीक विलोम क्या होगा? तो आलोक का जो यहाँ पे सटीक विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा तिमिर। ऑप्शन सी सही आंसर। और यहाँ पे प्रकाश का जो सटीक विलोम होगा यह प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। और किरण का यहाँ पे दिन का जो सही विलोम होगा रात हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। साधारण का सटीक विलोम। तो साधारण का जो यहाँ पे विलोम होगा यह हो जाएगा विशेष। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। सामान्य का विलोम विशिष्ट हो जाएगा। सामान्य का विलोम विशिष्ट। और श्रेष्ठ का विलोम हो जाएगा तुच्छ या फिर अधम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगठन का सटीक विलोम है। संगठन का सटीक विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा विघटन। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। साथ ही प्रसारण का सही विलोम हो जाएगा संकुचन। ऑप्शन डी सही आंसर। अल्पज्ञ का सटीक विलोम। अल्पज्ञ का सटीक विलोम यहाँ पे जो होगा यह हो जाएगा बहुज्ञ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपमान का विलोम क्या होगा? तो उपमान का विलोम उपमेय हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एकाग्र का सटीक विलोम। तो एकाग्र का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो एकाग्र का यहाँ पे विलोम होगा चंचल। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सकर्मक का विलोम। तो अकर्मक हो जाएगा। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा।
सृजन का विलोम जो होगा क्या हो जाएगा, तो सृजन का यहाँ पे विलोम होगा विनाश, ऑप्शन ए सही आंसर। संपन्न का विलोम विपन्न हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लुप्त का सटीक विलोम क्या होगा, तो लुप्त का सही विलोम जो हो जाएगा यह हो जाएगा मुक्त, सॉरी लुप्त का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा व्यक्त, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्थूल का सटीक विलोम क्या होगा, तो स्थूल का सही विलोम जो हो जाएगा यह हो जाएगा का ऑप्शन सी सूक्ष्म। गौड़ का सटीक विलोम यहाँ पे पूछा गया है, तो गौड़ का विलोम हो जाएगा यहाँ पे प्रधान, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। गौड़ का सही विलोम मुख्य भी होता है, तो मुख्य का पर्यायवाची ही प्रधान होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुरस्कार का विलोम क्या है, तो पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, तो पुरस्कार का जो विलोम होगा यह हो जाएगा दंड, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तिरस्कार का विलोम क्या होगा, तो स्वीकार हो जाएगा तिरस्कार का विलोम। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा और अपमान का विलोम सम्मान हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। विनम्र का सटीक विलोम, तो उत्कृष्ट विकृष्ट निकृष्ट या फिर धृष्ट, तो विनम्र का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा धृष्ट, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। साथ ही उत्कृष्ट जो है यह निकृष्ट का विलोम हो जाएगा और आकृष्ट जो है यह विकृष्ट का विलोम होगा, तो ऑप्शन डी प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। अंबर का सटीक विलोम, तो अंबर का जो सटीक विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अवनी, ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है, अवनी माने धरती, अंबर मतलब आकाश, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आकाश का यहाँ पे पाताल विलोम हो जाएगा। नभ का हो जाएगा विलोम जो यह हो जाएगा धारा, और तरणी का विलोम जो है यह शशि हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुगम का सटीक विलोम है, सुगम का सटीक विलोम हो जाएगा दुर्गम, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगम का विलोम हो जाएगा निगम, और दुर्योग का यहाँ पे विलोम होगा सदयोग, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रस्थान का सटीक विलोम है आगमन, अनाहूत, आहूत या फिर प्रयाण, तो यहाँ पे प्रस्थान का जो सटीक विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आगमन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। साथ ही अनाहूत जो दिया हुआ है ये किसका विलोम है, तो ये आहूत का विलोम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऐश्वर्य का विलोम है, तो अनैश्वर्य हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। साथ ही ईश्वर का विलोम अनीश्वर हो जाएगा, और दैत्य का विलोम देव हो जाएगा, या फिर दैत्य का विलोम जो होगा यह देवता हो जाएगा, और देव का विलोम हो जाएगा दानव, तो इसको याद रखिएगा। तो ये रहे 200 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया, और इसमें खासियत यह है कि टॉपिक वाइज अभी दे रहे हैं। पहला टेस्ट है संस्कृति आईएएस का। अब इसमें पहले टॉपिक में तो आपको हिंदी में सारे के सारे शब्द जो 60 क्वेश्चन मिले हैं ये सभी विलोम शब्द से मिले हैं, तो आगे नेक्स्ट टेस्ट में अब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे वहाँ पे हिंदी का कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। तो खैर जो हमारी हिंदी सीरीज चल रही है उसमें हम 60 क्वेश्चन आपको 6 टॉपिक से जो हिंदी पूछी जाएगी वो 6 के 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं, और काफ़ी विस्तृत रूप में सॉल्व करते हैं, तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करिए। साथ ही आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।